गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हमारा एंजाइम्स का टॉपिक चल रहा है। उसी सीरीज में आज हम एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो है तापक्रम। तापमान दुनिया के हर हिस्से में होता है और वहाँ पर यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ यदि एंजाइम्स उपलब्ध हैं तो उनकी क्रिया को तापक्रम कैसे प्रभावित करता है ये देखेंगे हम। एंजाइम की क्रियाविधि के लिए जो अनुकूलतम तापक्रम है वो 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक इसी बात पर निर्भर करते हैं कि एंजाइम एक प्रोटीन प्रकृति का रसायन होता है। इसीलिए जो तापक्रम प्रोटीन के लिए, जो सिचुएशंस, जो कंडीशंस, जो स्थितियाँ प्रोटीन्स के लिए अनुकूल होती हैं वही परिस्थितियाँ एंजाइम की क्रिया के लिए भी अनुकूल होती हैं। तो वैसे ही प्रोटीन की क्रिया और प्रोटीन का जो संगठन है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए 20 से लेकर के 30 डिग्री 40 डिग्री तक का टेम्परेचर सही होता है। तो इसी आधार पर जो हमारा एंजाइम है उसकी क्रियाविधि के लिए भी अनुकूलतम तापक्रम जो है वो 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर इससे तापक्रम ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटीन की जो एक अपनी संरचना होती है उसमें विकृति पैदा हो जाती है, जिसके कारण एंजाइम जो है वो विकृतीकरण की समस्या से ग्रस्त हो जाता है और या तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी या फिर कार्य क्षमता बिल्कुल समाप्त हो सकती है। और 20 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बीच में अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं, अगर 20 से हम 30 करते हैं तो एंजाइम की जो क्रिया करने की गति है, एंजाइम क्रिया की जो गति है वो 2 से लेकर के 2.5 गुना तक बढ़ सकती है। दूसरा कारक है जो एंजाइम को प्रभावित करता है वो है पीएच मान। माध्यम कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, यह अभिक्रिया के वेग और एंजाइम की क्रिया को भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है। एंजाइम क्रिया के लिए अनुकूलतम पीएच मान जो है वो 5 से लेकर के और 7.5 के बीच में होता है। यानी एंजाइम अम्लीय माध्यम में अपनी क्रियाशीलता उच्च अम्लीय पीएच पर अच्छे से दर्शाते हैं और निम्न क्षारीय माध्यम में एंजाइम अपनी क्रियाशीलता की अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि 7 से ज़्यादा जो पीएच होती है वो क्षारीय माध्यम की होती है और 1 से लेकर के 6 तक और 6.9 तक जो पीएच है वो अम्लीय माध्यम की होती है। 7 पीएच मान शुद्ध जल का होता है जो कि उदासीन होता है। इसलिए एंजाइम की क्रियाविधि के लिए उच्च अम्लीय तथा निम्न क्षारीय माध्यम अनुकूलतम रहता है। तो इसके लिए पीएच मान यदि हम लिखें तो वो 5.0 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है। थर्ड जो बात है वो है क्रियाधारों की सांद्रता। क्रियाधारों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा एंजाइम के विभिन्न प्रकार के सक्रिय स्थलों से जुड़ सकेंगे और जब ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उत्पाद की मात्रा भी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से जब क्रियाधारों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो एंजाइम की क्रियाविधि भी अधिक होगी और यदि क्रियाधारों की सांद्रता कम होती है तो एंजाइम की क्रिया भी कम हो जाती है। इसीलिए एंजाइम की क्रिया जो है वो क्रियाधारों की सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी कि जिस अनुपात में यदि वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में एंजाइम की क्रियाविधि में भी वृद्धि हो रही है। जब दो चीज़ों की गति या सांद्रता एक साथ बढ़ रही है तो वो समान अनुपात में, यदि 1.1 के अनुपात में वृद्धि है
यदि क्रियाधारों की मात्रा 1% बढ़ा दी जाए तो एंजाइम की क्रियाविधि भी 1% बढ़ रही है, तो अनुपात उनमें 1:1 होगा। रेशियो यही रहेगा 1:1। तो क्रियाधारों की सांद्रता और एंजाइम की क्रिया ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। सांद्रता अधिक तो एंजाइम की क्रियाविधि और एंजाइम की क्रियाविधि का वेग भी अधिक, और अगर सांद्रता कम तो एंजाइम की क्रियाविधि का वेग भी कम होता है। अब नेक्स्ट पार्ट समझने से पहले हम देखते हैं कि एंजाइम की क्रिया जो है वो हमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में देखने को मिलती है। कोई भी अभिक्रिया या क्रिया का मतलब होता है काम। कोई भी काम इसलिए होता है कि उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए होते हैं, हमें उत्पाद चाहिए होते हैं, उससे बनने वाली कुछ चीज़ चाहिए होती है, और जो अंत में चीज़ बन जाती है उसे हम अंतिम उत्पाद कहते हैं। जैसे अगर दूध को मथते हैं, दूध को भिगोते हैं, उसमें अंतिम उत्पाद के रूप में मक्खन निकलता है। उसके बाद उसको फेंटें या फिर उसको और ज़्यादा ब्लेंड करें तो उसमें से कुछ भी चीज़ निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तो हम अंतिम उत्पाद तक ही किसी भी क्रिया को करते हैं। इसीलिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, जब उसमें अंतिम उत्पाद बन जाता है तो अभिक्रिया की गति मंद हो जाती है। तो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है एंजाइम, और यदि अंतिम उत्पाद बन जाता है तो उसके बाद एंजाइम की क्रियाविधि भी, एंजाइम की क्रिया का वेग भी कम हो जाता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एंजाइम निरोधक या विष होते हैं, जो कि एंजाइम की क्रियाविधि को कम करते हैं या नष्ट कर देते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को खत्म करते हैं। एंजाइम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, परंतु कुछ रसायन होते हैं जो एंजाइम की ही क्रियाविधि को कम कर देते हैं। इन्हें हम एंजाइम निरोधक यानी कि क्रिया में विरोध डालने वाला, और एंजाइम विष यानी कि विष हर चीज़ को नेगेटिवली प्रभावित करता है, तो हम एंजाइम विष या फिर एंजाइम निरोधक कह सकते हैं। ये एंजाइम निरोधक दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी का मतलब है ऐसे रसायन जिनकी संरचना क्रिया कारकों के समान होती है और वो क्रिया कारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक रेस में रहते हैं कि एंजाइम के साथ क्रियाधार ना जुड़ सकें और वहाँ पर वो रसायन जुड़ जाते हैं। यदि क्रियाधार एंजाइम के साथ जुड़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और एंजाइम अपनी क्रियाविधि अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि उन्हीं के स्थान पर उनके जैसे दिखने वाले और कुछ ऐसे ही रसायन जुड़ जाएं जो एंजाइम की क्रिया को कम कर दें, तो उसे हम एंजाइम निरोधक कहते हैं। तो ये जो निरोधक हैं वो क्रियाधारों के साथ एक रेस में रहते हैं कि वो क्रियाधारों को ना जुड़ने दें और एंजाइम के साथ केवल वही रसायन जुड़ें जो एंजाइम की क्रिया को कम करेंगे। तो इस प्रकार के एंजाइम निरोधकों को हम प्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। और कुछ होते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक, जो कि एंजाइम के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं और उसकी अभिक्रिया को मंद कर देते हैं। उनका क्रियाधारों के साथ कोई प्रतिस्पर्धात्मक संबंध नहीं होता, कोई क्रिया कारकों के साथ कोई रेस नहीं होती, वो नॉर्मली ही एंजाइम के साथ सीधे ही जाकर जुड़ जाते हैं और क्रियाधारों को चाहे वो जोड़ के रखें या फिर क्रियाधार ना जुड़ें, एंजाइम की क्रिया मंद हो जाती है। तो जो पहला प्रकार है उसमें उत्पाद कम बनने लग जाते हैं, और जो दूसरा प्रकार है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, इसमें उत्पाद बनाने वाली चीज़ें यानी कि एंजाइम जो हैं वही अपनी कार्य क्षमता को खो देते हैं। तो ये हैं कुछ एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें एक और भी कारक होता है, जैसे हम यहाँ पर क्रियाधारों की सांद्रता पढ़ रहे हैं। अगर क्रियाधारों की सांद्रता के साथ साथ हम एंजाइम की सांद्रता भी बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है।
तो एंजाइम की स्वयं की सांद्रता और उसके साथ साथ यदि हम क्रियाधारों की सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बहुत उच्च होता है, अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। तो एंजाइम की खुद की सांद्रता भी इसकी क्रिया को प्रभावित करती है, परंतु उसके साथ साथ एक शर्त रहती है कि एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो साथ में क्रियाधारों की सांद्रता भी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर एंजाइम और क्रियाधार इस तरीके से काम करते हैं। अगर एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है जो कि एंजाइम है और उस पर काम करने वाले लोग क्रियाधार हैं, तो वो क्रियाधार उस मशीन के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो कच्चे सामान को डालते हैं कि उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। तो मशीन एंजाइम की तरीके से काम करती है और जो वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वो क्रियाधार होते हैं। तो क्रियाधारों का एंजाइम के साथ जो संबंध है वो उत्पाद के बनने की क्रिया को प्रभावित करता है। तो एंजाइम का कार्य एक मैकेनिज्म की तरह होता है कि वो प्रोडक्टिविटी को कितना प्रभावित करता है। अब हम एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ेंगे। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम क्रिया की विधि। एंजाइम की क्रिया जो है वो हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले एंजाइम और क्रियाधार जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम एंजाइम क्रियाधार जटिल कहते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है। उसके पश्चात जो भी अभिक्रिया है उसकी सक्रियण ऊर्जा में कमी कर दी जाती है, जिससे अभिक्रिया जो है वो उच्च वेग से होती है और उत्पाद जल्दी से जल्दी बन सकते हैं। तो एंजाइम की क्रियाविधि दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण कैसे हो रहा है, और दूसरा, उसकी सक्रियण ऊर्जा में कमी कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम एंजाइम क्रियाधार जटिल के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम क्रियाधार जटिल कैसे बनता है। एंजाइम प्लस क्रियाधार और ये जटिल का निर्माण कर देते हैं। ये अस्थायी होता है, कुछ देर के लिए बनता है। उसके पश्चात क्या होता है, ये टूट जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। उसके पश्चात अभिक्रिया का उत्पाद बन जाता है। तो सबसे पहले एंजाइम जो हैं वो क्रियाधारों के साथ जुड़ते हैं और एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात एंजाइम क्रियाधार जटिल जो है वो वापस से टूटता है और एंजाइम अलग हो जाता है और अभिक्रिया का उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो एंजाइम पर काफ़ी सारे स्थान होते हैं, विशेष प्रकार के स्थान, जहाँ पर क्रियाधार जुड़ सकते हैं। जब ये जटिल बन रहा होता है तो एंजाइम के ऊपर बहुत सारे स्थल होते हैं जहाँ पर ये क्रियाधार जुड़ सकते हैं, और ये विशेष प्रकार के स्थल होते हैं जहाँ पर ही क्रियाधार जुड़ सकते हैं। इसीलिए इन स्थलों को हम सक्रिय स्थल कहते हैं। और इन सक्रिय स्थलों पर एंजाइम किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसके लिए हमें दो सिद्धांत मिले हैं जिन्हें हम एंजाइम क्रियाधार संकुल जटिल के निर्माण के लिए समझ सकते हैं। और इन दोनों सिद्धांतों से ही हम इस एंजाइम क्रियाधार जटिल के निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इनमें से पहला सिद्धांत है तालाकुंजी सिद्धांत और दूसरा है प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। ये तालाकुंजी का सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया था और प्रेरित आसंजन का सिद्धांत कॉशलैंड ने दिया था। तो आज हम यहीं तक का लेसन समझेंगे जिसमें हमने एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं। उसके बाद में हम एंजाइम की क्रियाविधि शुरू कर रहे हैं अध्ययन के लिए। तो यहाँ तक का लेसन आपको पूरे ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी समस्या के निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।